केजरीवाल जी के यहाँ तो 170 से ज़्यादा फ़ोनों को बर्बाद किया गया सबूत मिटाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अमित भाई का बनाया। अब देखिए अमित भाई ने क्या कहा कि कांग्रेस ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम को दे दिया है। इस समय हजारों किलोमीटर भूमि भारत की चीन ने हथिया ली, एक्साइज चीन एरिया से लेके बाकी सब। मैं पूछता हूँ कांग्रेस जवाब क्यों, डर किस बात? अपना फ़ोन दे दें, क्यों तेलंगाना के सीएम भाग रहे? और छीन कर जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का हक सबसे पहले है, तो क्या मुसलमान समुदाय को दे दिया जाएगा? इस सब का सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया पर लोकसभा चुनाव 2024 के अलग अलग रंग देख रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई थी तो चुनाव बिल्कुल नीरस लग रहा था। इसकी वजह थी बीजेपी का नारा, अब की बार 400 पार। लोग सोच रहे थे कि भाई बीजेपी तो प्रचंड बहुमत से आ ही रही है, तो चुनाव में मज़ा कैसा, मोदी जी सीधे सीधे आ रहे हैं। लेकिन चुनाव की शुरुआत के बाद जैसे ही पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो चुनाव में थोड़ा रोमांच आया। लोकसभा चुनाव 2024 के क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या बीजेपी का एजेंडा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ ऑन इंडिया से बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ताज़ा मुद्दा है वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक और एडिटेड वीडियो का, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर किस तरह से वीडियो तैयार की गई। तो क्या चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में आने के लिए विपक्ष कुछ भी करेगा, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने दो बातें आपके सवाल से निकल कर आई। एक, आपने शुरू में कहा रोमांच नहीं सर चुनाव, और दूसरा चुनाव एक तरफा आपने कहा लग रहा है। तो पहले 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसमें भी विपक्ष को लगा तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो अब ओछे हथकंडों पे उतर आई है। आप देखिए क्या किया, भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम किया, और उसके लिए किसी भी तरह की रणनीति। पहले कहा संविधान खत्म हो जाएगा, फिर कहा ये लोकतंत्र को कुचल देंगे, फिर उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जब इनका कोई मुद्दा चिपकता हुआ नज़र नहीं आया तो अब डीप फेक वीडियोज़ पर आ गए। मैं सब बातों पर आपको उत्तर देना चाहता हूँ। ये डीप फेक वीडियो जो अमित भाई का बनाया है, आप देखिए अमित भाई ने क्या कहा था कि कांग्रेस ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को उनका हक वापस दिलाएगी। इनके कांग्रेस ने छीना है SC, ST, OBC का, हम तो वापस दिलाने की बात करें। उन्होंने उसी वीडियो को घुमा फिरा कर उल्टा करके दिखा दिया। इससे पता चलता है कांग्रेस कितनी गिर सकती है, ओछी हरकत कर सकती है, और ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही। दूसरा, आरक्षण पे मैं इतना कह दूँ, मोदी जी की 10 साल सरकार है, ना किसी आरक्षण को छुआ है, ना आगे किसी का आरक्षण छीनेंगे। तीसरा, मोदी जी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया उनको मान सम्मान दिया, पंच तीर्थ बनाए, उनके दिए संविधान पर माथा टेका नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन, और कहा मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। वंचित, शोषित, पीड़ित, इनको मेरी सरकार मदद करेगी, आगे लाएगी। इसलिए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाएगी। अम्बेडकर जी के नाम पर जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। संविधान दिवस हर वर्ष हमने 26 नवंबर को मनाना शुरू किया, और पंच तीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि पर म्यूजियम बनाए। सर, मैंने आपसे दरअसल पूछना मैं यही चाहता था कि विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। अखिलेश यादव भी लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि भाई संविधान बचाना है तो बीजेपी को वोट मत दो, इसके अलावा आरक्षण को लेकर बात की। तो मैंने यही कहा कि भले ही आप लोगों का एजेंडा सही है, लेकिन विपक्ष इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। देखिए, इसमें 2 बातें। संविधान बचाने का मतलब क्या है? संविधान को कुचलने का काम किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, जो इमरजेंसी लगाई, भारत पर आपातकाल थोपा, उस समय नसबंदी लोगों की करा दी, आप जैसे मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। वो था लोकतंत्र को कुचलना, संविधान की हत्या करना। ये श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, और देश को भी असुरक्षित करने का काम, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम
कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी के समय हज़ारों किलोमीटर भूमि भारत की चीन ने हथिया ली, एक्साइज चीन एरिया से लेके पाकिस्तान। मैं पूछता हूँ कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देती इसको? इंदिरा गांधी जी ने पाक अधिकृत कश्मीर की भूमि वापस क्यों नहीं ली? 90,000 सैनिक पाकिस्तान के भारत की जेलों में थे, भारत के कब्जे में थे, क्यों नहीं लिया? और ऊपर से कच्चा थी वो आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। ये कांग्रेस ने सदा भारत की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और रक्षा सौदों में दलाली खाने का काम ये विपक्ष के लोगों ने किया है, कांग्रेस ने विशेष तौर पे किया है। फिर जब आप कहते हो कि अखिलेश यादव कहते हैं संविधान में, अखिलेश जी से पूछता हूँ, ये 62 बार से ज़्यादा संविधान में संशोधन ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये दो शहजादों से मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दें। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, सोनिया जी तक, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सबने किया। मोदी सरकार ने तो संविधान की सुरक्षा की। तेलंगाना के सीएम को आप लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों को सीएम पर हमला करने की आदत हो गई है। केजरीवाल को आपने जेल पहुंचा दिया, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको आपने जेल पहुंचा दिया, अब तेलंगाना सीएम पर आपकी नज़र, जबकि तेलंगाना सीएम कह रहे हैं कि भैया ना तो मैंने वीडियो शेयर किया ना साझा किया। तो डर किस बात की? अपना फ़ोन दे दें, अपना फ़ोन दे दें। क्यों तेलंगाना के सीएम भाग रहे? आखिरकार झूठ के प्रोपेगेंडा में, ये झूठ की फैक्ट्री में कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर अगर मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, तो देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उच्च पदों पर बैठे लोग अगर डीप फेक वीडियोस बनाते हैं और उसको प्रसार करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा क्या होगा? अगर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया तो अपना फ़ोन देने में क्या है? उनको तो एक ही दिन में चल के आ जाना चाहिए था कि लो मेरा फ़ोन, कर लो मेरी जांच। यही अरविंद केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं वो। केजरीवाल जी के यहाँ तो 170 से ज़्यादा फ़ोनों को बर्बाद किया गया सबूत मिटाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो ऐसा कौन सा डर था कि केजरीवाल जी ईडी के सामने नहीं आए? क्योंकि सबूत नष्ट किए थे, भ्रष्टाचार किया था और अब जेल में है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, उनका गिरबान। सर, कांग्रेस ने 2 अहम मुद्दे इस चुनाव में उठाए हैं। एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने कहा कि जो देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक है वो मुस्लिमों का है। इस मुद्दे को आप किस तरह से प्रखर तरीके से उठा रहे हैं? मेरा सवाल खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, देश को स्पष्ट करें, क्या स्त्री धन भी अब खतरे में है? क्या अगर किसी बहन के पास 4 सेट सोने के ज़्यादा है तो क्या उसका सोना ले लिया जाएगा? क्या उनके पास एक से ज़्यादा मकान है वो ले लिया जाएगा? कितनी संपत्ति कम से कम हो, उससे अगर थोड़ी भी ज़्यादा होगी तो उनसे छीन ली जाएगी। और छीन कर, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का हक सबसे पहले है, तो क्या मुसलमान समुदाय को दे दिया जाएगा? इस सब का सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के मेंटर, फिलोसफर, गाइड सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में भी 55% संपत्ति आपकी मृत्यु के बाद सरकार को चली जाती है। और कांग्रेस ने कहा है सरकार को अगर जो संसाधन है उन पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मैं इसमें क्लैरिटी कांग्रेस से चाहता हूँ कि आखिरकार कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। सर, मैंने कल देखा आप उत्तर प्रदेश गए, भगवान राम के मंदिर गए, आपने माथा टेका। विपक्ष कब आएगा वहाँ पर? या राम को उन्होंने नकार दिया? बिना राम को नकार कर क्या देश में सर्वाइव कर पाएंगे वो लोग? जब चद्दर चढ़ाने से फुर्सत मिल जाएगी तो चरणों में आ जाएंगे प्रभु राम के। चुनावों के टाइम पर ये लोग मंदिरों में आना शुरू करते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुष्टीकरण की पूरी राजनीति करते हैं। अभी तक तो उनको निमंत्रण जो मिले थे ये उसको भी नकारते रहे। झूठे आरोप, देखिए इससे बड़ा झूठा आरोप क्या लगाएंगे? ये लोग कहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और साथ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कि इनको इन्विटेशन नहीं मिला, जबकि दोनों को इन्विटेशन देने का काम न्यास ने किया था, राम मंदिर न्यास के लोगों ने किया, और उसकी फ़ोटो है, निमंत्रण देते की फ़ोटो है। कल राष्ट्रपति जी गई, राम मंदिर जाकर आई, दर्शन किए हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा और झूठ, देश की जनता को इससे जागरूक रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। चुनाव में अपनी हार को देखकर इतना झूठ बोल रहे हैं
कि कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी राम मंदिर के निमंत्रण की बात करते हैं। ये सारा झूठ विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। मेन एजेंडा जो मोदी सरकार का विकास का है, राष्ट्र सुरक्षा का है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का है, उससे हटाकर अब ये झूठ की फैक्ट्री और डीप फेक की फैक्ट्री जो राहुल गांधी और कांग्रेस चला रही है, इससे देश को जागरूक होना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अनुराग जी, ये कैसी राजनीति है कि आपने तो भगवान राम को पकड़ लिया, हालांकि आप लोग शुरू से धार्मिक इश्यूज पर प्रखर रहते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि हमने भगवान शिव हमारे हैं, मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है और मल्लिकार्जुन शिव को हराएंगे। अब बताइए, भगवानों को इन लोगों ने बांट लिया है। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जातिवाद, क्षेत्रवाद इसकी राजनीति करती है। अब तो धर्म को भी बीच में घसीट कर ले आए हैं और ये कांग्रेस के लोग बांटने का काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने का काम करते हैं। और अब तो जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो अफजल गुरु के समर्थन में खड़ी थी, कांग्रेस ने भी उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जो देश की संसद पर हमला करता था, उसके लिए 2:30 बजे रात के कोर्ट खुलवा दिए। इससे पता चलता है कि उसको फांसी रुकवाना चाहते थे। ये तुष्टिकरण की राजनीति में इतना डूब गए कि आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अनुराग जी, शिमला आप जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, वहाँ तो ठंड लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर मई जून में अगर आपको ठंड लगेगी तो ये क्या है, क्या ऐसा एहसास है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ठंडा माहौल दूसरा भी है। ठंड हो गई है गुंडा राज, ठंड हो गई है माफिया राज की, ठंड हो गई है वसूली वालों की, ठंडे हो गए भ्रष्टाचारी, ठंडे होंगे गैंग वॉर करने वाले। और ठंडा कर दिया है योगी की सरकार ने उन लोगों को जिन्होंने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया, कर दिया। क्या राहुल और प्रियंका भी ठंडे हो गए इस वजह से रायबरेली अमेठी के अंदर डर रहे हैं? देखिए, कोई भी आए रायबरेली अमेठी, उनको हारना ही पड़ेगा। आएंगे राहुल गांधी जी, कुल मिलाकर उनको अमेठी आना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, और आएंगे तो जनता उनको हराएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था उत्तर भारतीयों को समझ नहीं, ना जाने क्या क्या बोल दिया। केवल वायनाड की सीट लड़ने के लिए, चुनाव में थोड़ी पकड़ बनाने के लिए उत्तर भारतीयों को कम बुद्धि वाला बता दोगे, उत्तर भारतीयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दोगे। और अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आओगे तो सही उत्तर प्रदेश, लेकिन 5 साल कहाँ, क्यों नहीं याद आई उत्तर प्रदेश? सर, समाजवादी पार्टी ने एक जो पार्टी है वो यादवों की पार्टी कही जाती है, हालांकि और भी उसका वोट बैंक है, लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण बात ये देखने में आई कि यादव समाज के लोगों को कम प्राथमिकता दी गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो परिवार के विशेष लोग हैं वही चुनाव में लीड लिए हुए हैं। देखिए, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आलम खां साहब एक इंस्पेक्टर थे, चौकी इंचार्ज थे, जब उन्होंने कार्रवाई की उन गुंडों के ऊपर जिन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया था और बंद किया, हिरासत में लिया, तो शिवपाल यादव जी खुद चौकी पहुंच गए, गुंडागर्दी की, उनको छुड़ा कर ले गए। और उस चौकी इंचार्ज को, जो एक मुस्लिम समुदाय से आता था, उसको सम्मानित करने की बजाय कि उन्होंने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, 300 पुलिसकर्मी और निकाल दिए गए। अब ज़मीन किसकी कब्जा की थी? वो भी यादव की ज़मीन कब्जा की थी। किसने की? वो भी इनके शिवपाल यादव जी के गुंडों ने की। संरक्षण किसने दिया? मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ने दिया। इनके राज में तो यादव हो वोट के लिए, मुस्लिम हो वोट के लिए है, लेकिन प्रताड़ित अपमानित उनको भी होना पड़ता है। इनके लिए तो केवल ये वोट बैंक के लिए है, इनको दिया कभी इन्होंने कुछ नहीं। अगर इनके लिए दिया है और विकास का स्वाद कभी मुसलमान ने भी, यादव ने भी और बाकियों ने भी कभी चाहा, पूरे समाज ने कभी विकास का स्वाद चखा है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने चखा। सर, विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपके ऊपर हमला करते हैं। जैसे कर्नाटक का एक ताज़ा मामला आया है कि जो सेक्स वीडियो महिलाओं को अपमानित करने वाले सामने आए हैं, तो आपने कहा कि मात्र शक्ति के आप लोग साथ हैं, लेकिन आप इतना बड़ा मामला होने के बावजूद उससे गठबंधन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर, उनकी पार्टी ने, जेडीएस ने, अपने एमपी के उम्मीदवार को निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। दूसरा, सरकार किसकी? कांग्रेस की। और कानून व्यवस्था तो अनुराग जी राज्य की सरकार का विषय है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की हत्या होती है दिन दिहाड़े, और तुष्टिकरण की राजनीति में, वोट बैंक के चक्कर में वो लोग उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, और कांग्रेस के काउंसलर को अपनी बेटी नेहा के
न्याय के लिए सीबीआई की जांच की गुहार करनी पड़ती है, पहली बात ये। दूसरा, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने घिनौनी हरकत की है तो कांग्रेस की स्थानीय सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों देश से बाहर जाने दिया? कौन सी मजबूरी थी खड़गे जी आपकी और सीएम और डिप्टी सीएम की कि आपने उस व्यक्ति को देश से बाहर जाने दिया जिसका वीडियो अगर आप कहते पहले से आपके पास है? तो आपके पास तो सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, आप उनको लगा के कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बंगाल में आप लोग करते संदेश खाली वाला जो प्रकरण है उसमें आपने सेंट्रल एजेंसी लगा दी, उसमें आपने मैं आपको फिर कहता हूँ, उस पर किसी न किसी को यहाँ पे कंप्लेंट दायर करनी पड़ेगी, तब कार्रवाई होती। राज्य का विषय है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई करना राज्य का विषय है। और राज्य की सरकार पूरी तरह फेल हुई कांग्रेस की जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे असेंबली के, वो जो पूरा कैंपस है उस पर। जब कांग्रेस का सांसद राज्यसभा का चुनाव जीता तो वहाँ पर उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई कार्रवाई नहीं। बम धमाका कर्नाटक में हुआ और वहाँ से आतंकवादी भाग गए, कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। एनआईए ने जाके ममता जी की शरण में जो लोग आ गए थे आतंकवादी, उनको गिरफ्तार वहाँ जाकर किया। संदेश खली में भी जब राज्य की सरकार फेल हुई तब जाकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने काम किया, क्योंकि कंप्लेंट की गई, कोर्ट उसमें शामिल हुई। और अब भी अगर राज्य की सरकार कहती कि नेहा के हत्यारे को नहीं पकड़ सकती और इस एमपी को नहीं पकड़ सकती तो केंद्रीय जांच एजेंसी काम करेंगी। लेकिन इससे साफ पता चलता है कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल होगी हर फ्रंट पर, अपनी गारंटियों को पूरा करने में भी और जनता को सुरक्षा की गारंटी देने में। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस भी पार्टी से आपका गठबंधन होता है, क्या आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक करूँ कि पीडीपी से आपने गठबंधन किया तो उनकी विचारधारा क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। बिहार का ताज़ा उदाहरण है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का भी सहारा ले लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करते हैं। आप सब राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग हैं। राष्ट्र हित में आकर जो विकास के मुद्दे हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर मुद्दे हैं और देश में जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अगर हम तय करते हैं उस पर सहमति है तो उनका समर्थन हमें मंजूर है। अगर उन मुद्दों पे हमारे साथ उनकी असहमति है तो वो जा सकते हैं। सर अंत में आपसे केवल 2 सवाल। आप कहते हैं कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी की तारीफ की। देखिए, यही फ़र्क है, हिंदुस्तान में उनका ग्राफ गिर रहा है, पाकिस्तान में कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है। इसीलिए तो जब चाइना डोकलाम पर अतिक्रमण करने का काम करता है, प्रयास उसके रहते कि हम अंदर घुस आएँ, एक और तो कार्रवाई करती तो भारत की सेना करती है, दूसरी ओर राहुल गांधी जी किसके साथ खड़े नजर आते हैं? चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े नहीं होते। दूसरा उदाहरण, भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देती है सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके। राहुल गांधी सवाल खड़ा करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर, और पाकिस्तान के लोग भी वही करते हैं। तो पाकिस्तान की और राहुल गांधी जी और कांग्रेस और विपक्ष की भाषा एक जैसी नज़र आती है। यही फ़र्क है अनुराग जी कि पाकिस्तान के एजेंडे के साथ कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा मिलता है और भारत का एजेंडा भारत की सेना और भारतवासियों के साथ मिलता है। अनुराग जी 2 सवाल अंतिम में आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। पहला सवाल ये कि दूरदर्शन का रंग महंगा हो गया है, उसको लेकर आपका जवाब। एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में ओलंपिक होंगे, उसकी तैयारियां अच्छी तरह से क्या कर ली गई है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिड की तैयारियां कैसे होंगी? पहली बात तो भगवा, ममता जी का भगवा प्रेम तो नज़र आ गया जब पीड़ा दिखी उनको प्रसार भारती के दूरदर्शन के लोगों के रास्ते। दूसरा, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 2-3 दिन तो इस विषय को उठाया, भगवाकरण को, लेकिन बाद में वो भी चुप हो गए जब उनको लगा कि उल्टा पड़े। आज मैं सूचना प्रसारण मंत्री थी, लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी सूचना प्रसारण मंत्री थी तब उनके समय ही ये लोगो फाइनल हुआ। तब ब्लैक एंड वाइट था, जब कलर्ड हुआ तब उसको रंग भी मिल गया। भगवान से मुझे कोई एतराज़ नहीं, इनको भी होना नहीं चाहिए। भगवान को तो हमें सम्मान करना चाहिए, केसरिया रंग का तो हमें सम्मान करना चाहिए। ओलंपिक को लेकर मेरा सवाल। ओलंपिक को लेकर मैं नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, हमने बार बार कहा कि हम देश में ओलंपिक करवाएंगे। हमने घोषणा पत्र में भी कहा है और नरेंद्र मोदी जी ने तो IOC के सेशन मुंबई में कह दिया था कि भारत है तैयार
ओलंपिक के आयोजन के लिए, समर ओलंपिक 2036 में और यूथ ओलंपिक 2030 में करने के लिए जो भी आधारभूत ढांचा चाहिए होगा भारत आज करेगा। हम साल का 11 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा इस साल खर्च कर रहे हैं आधारभूत ढांचा खड़ा करने में। स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत कम पैसा चाहिए, वो भी बन सर जाए। एक संक्षेप में छोटा सा सवाल, चर्चा चौराहे पर रहती है कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें सभी के पाप मिल जाते हैं, इसको लेके बड़ी चर्चा रहती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, जांच एजेंसियाँ अपना काम करती है, कोर्ट निर्णय देता है, फैसले देता है, कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। जो भी कोर्ट निर्णय देता है हम उसको मानते हैं और आगे भी मानेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं किसी भी दल में हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती थी, अब भी होगी। और हमने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने 10 साल ईमानदारी के साथ सरकार चलाई, आगे भी चलाएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अनुराग जी, अग्रिम चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं और न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत